जय हिंद साथियों। कल हमने इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 को पढ़ा था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होती है, भारत में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है जिसके माध्यम से आपके देश की राज्य व्यवस्था और कानून जो आपका देश चलता है बिना संविधान के नहीं चल सकता। जिस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की संस्था का निर्माण करते हैं तो उसके अपने नियम होते हैं, उसके अपने कानून होते हैं। उसी प्रकार से हमारा देश जो कि एक विशाल और एक बहुत बड़ा देश है, तो इस देश को चलाने के लिए हमें संविधान की जो है ज़रूरत होती है। संविधान के निर्माण में जिन जिन केंद्र बिंदुओं का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा उनके बारे में हम आज से जानेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से देखिएगा आप। सबसे पहले पढ़ते हैं हम। भारत का पुर्तगालियों में आगमन हो गया था। मैंने आपको बताया था पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा जो कि 1498 में 1498 में भारत आए थे। भारत में केरल आए थे। वहाँ के शासक, वहाँ पर केरल में उस समय जमोरिन नामक राजा का शासनकाल था और वो यहाँ से यानी कि भारत से जब लौटे थे तो वो यहाँ से जो है मसाला लेकर गए थे और अपने देश में जाकर उसे अत्यधिक मूल्य में बेचकर उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है पैसा कमाया था। तो देखिएगा उनके साथ में जो है भारत में अन्य पुर्तगाली भी आए। जैसे कि वो आए, उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया। उसके बाद में धीरे धीरे अन्य जो है और भी पुर्तगाली आने लगे। तो देखिएगा आगे। ठीक है, तो पुर्तगाली के साथ साथ डच आए। कौन आए? पुर्तगाली तो आ गए, लेकिन पुर्तगाली के साथ साथ कौन आए? डच भी आने लगे। अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये लोग भी जो है आने लगे। ये लोग भारत में व्यापार करने आए। इन्होंने अपनी कंपनियां बनाई। तो याद रख लेना, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के साथ में डच आए, डच के बाद में फ्रांसीसी आए और फिर धीरे धीरे अंग्रेज भी आने लगे और इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए अपनी कंपनियां स्थापित की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सबसे बाद में आए तो थे, भारत में विदेशी आए तो थे, लेकिन सबसे बाद गया कौन? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अब देखते हैं कि गया कौन सबसे बाद में। तो सबसे बाद में भारत से 1961 में 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। किसने करवाया? भारत की राज्य व्यवस्था ने कराया। भारत में जो रियासतों के एकीकरण का जो कार्यभार सौंपा गया था वो हमारे लौह पुरुष माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं गोवा। सबसे बाद में भारत से 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा को पुर्तगालियों से 1961 यानी कि भारत की आज़ादी के बाद मुक्त कराया और उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। गोवा राज्य कब बना? 1961 में गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन 1987 में जो है गोवा भारत का राज्य बना था। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं आगे देखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सन 1600 में हुई। ब्रिटेन की महारानी किसकी बात कर रहा हूँ? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने सन 1600 में एक राजलेख जारी किया। ब्रिटेन की महारानी ने सन 1600 में एक राजलेख जारी किया और कैसे जारी किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख जारी किया और राजलेख जारी करके इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो पूर्वी जो देश आते हैं
पृथ्वी के जो पूर्वी भाग में, स्थल भाग में जो पूर्वी देश आते हैं, उन देशों में 15 देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं जेम्स फर्स्ट ने इस 15 वर्षीय अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। क्या हुआ, एलिजाबेथ ने तो 15 वर्ष का अधिकार दे दिया था, लेकिन इसके बाद में आए जेम्स फर्स्ट, उन्होंने क्या करा, 15 वर्षीय अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अनिश्चित काल यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई, जब तक आप चाहे तब तक आप जो पूर्वी देशों के साथ में अपने व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, वहां जाकर आप जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात कर रहे हैं राजा जेम्स फर्स्ट के द्वारा सन 1608 में जो है 1608 में कैप्टन हॉकिंस, याद रख लेना, राजा जेम्स फर्स्ट ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को हेक्टर जहाज लेकर, मतलब कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, अब उसने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। तो याद रख लेना, सन 1608 में जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति मांगने के लिए भेजा। ठीक है, जहांगीर के दरबार में क्यों भेजा, क्योंकि उस समय पूरे भारतवर्ष का राजा जो था वो जहांगीर था। ठीक है, तो क्या उसे अनुमति मिली या ना मिली, परंतु पूर्ण रूप से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में असफलता प्राप्त हुई, यानी कि कैप्टन हॉकिंस को व्यापार के लिए अनुमति लेने के लिए भेजा, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर हम आगे बात कर रहे हैं सर टॉमस रो। ठीक है, तो ये तो क्या हुए कि ये तो असफल हुए, कैप्टन हॉकिंस को सफलता नहीं मिली व्यापार करने के लिए। फिर सर टॉमस रो ने 1615 में जहांगीर की अनुमति प्राप्त कर ली, यानी कि कैप्टन हॉकिंस आए, इनको अनुमति नहीं मिली। इसके बाद में जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा अनुमति प्रदान करने के लिए। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि इस समय जहांगीर को जो है अनुमति मिल गई थी, भारत में व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति सर टॉमस रो को मिल गई थी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे सर टॉमस रो पूर्ण रूप से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सर टॉमस रो जो रहे वो सफल हुए। ठीक है, तो सन 1615 में जहांगीर ने जो है इनको अनुमति प्रदान की। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये भारत की सबसे बड़ी भूल रही है। भूल इसलिए रही क्योंकि अब अंग्रेज़ों को प्रवेश मिल गया था। अब तक क्या हुआ, अंग्रेज़ों को प्रवेश मिल गया था, अंग्रेज़ भारत में आने लगे। कहने का मतलब अब अंग्रेज़ों को जो है पूर्ण रूप से प्रवेश मिल गया। अब देख लीजिए अंग्रेज़ अपने रंग दिखाते हैं, धीरे धीरे देखिएगा आप। ठीक है, तो हम आगे बात कर रहे हैं जहांगीर शाहजहां औरंगजेब के काल तक अंग्रेज पुर्तगालियों व डचों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गया। जिस समय जहांगीर का शासनकाल था, शाहजहां के शासनकाल था और औरंगजेब का शासनकाल था, इन तीनों के शासनकाल में डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, इन तीनों को पछाड़कर अंग्रेज आगे निकल गए थे प्रतिस्पर्धा में। किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज इन तीनों को पछाड़कर आगे निकल गए थे। ठीक है, फिर हम आगे बात कर रहे हैं औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल, यहाँ पे लिखा है काल, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो औरंगजेब के काल में अंग्रेजों का व्यापार सीमित हुआ। औरंगजेब का जब काल था उस समय अंग्रेजों का जो व्यापार था वह सीमित हुआ। यानी कि क्यों हुआ, औरंगजेब के काल में जो है इनका व्यापार सीमित क्यों हुआ अंग्रेजों का, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टरपंथी जो था, औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था, जो क्या था, बहुत ही कट्टरपंथी था। और उससे जो है कोई भी डरता इसलिए था क्योंकि वो जो है किसी भी कार्य को करने में सोचता नहीं था, बड़े कट्टरपंथी तरीके से करता था।
तो उसने औरंगजेब ने हिंदुओं को भी बहुत प्रताड़ित किया, भारत में हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा और वहाँ की जो मूर्तियाँ को भी ध्वस्त किया। तो औरंगजेब जो था बहुत ही कट्टर मुगल प्रति शासक था। ठीक है, आपसे अगर इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है भारतीय इतिहास से संबंधित तो वो भी जो है आप इस प्रकार के उत्तर जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं भारत का इतिहास पढ़ाऊँगा इसके बारे में जो आपको औरंगजेब के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ 1717 में फर्रुखसियस ने एक शाही फरमान जारी किया। अभी फर्रुखसियस कौन है तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका उत्तरवर्ती मुगल शासक फर्रुखसियस जो कि जीवित रहता है, वो एक छोटी सी रियासत का रहता है, कोई ज़्यादा बड़ा शासक नहीं रहता है, वो एक छोटी सी रियासत का शासक, मतलब कि उत्तरवर्ती मुगल शासक जो होता है तो वो जो होता है तो वो फर्रुखसियस जो होता है उसने एक शाही फरमान जारी कर दिया। 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, फिर फर्रुखसियस जो है बाकी रहता है क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी औरंगजेब के बाद में उसके उत्तराधिकारी ऐसे नहीं होते हैं कि वो उसके शासन को संभाल पाए, इसीलिए औरंगजेब के बाद में फर्रुखसियस एक छोटी सी रियासत का शासक था। तो उसने क्या उसी के पास जाना रहा क्योंकि जैसा भी था लेकिन वो था तो मुगल प्रति शासक ना। तो औरंगजेब के काल वाली बात हो गई। 1717 में फर्रुखसियस जो कि मुगल प्रति शासक था ने एक शाही फरमान जारी किया, एक लेख जारी किया जिसके माध्यम से कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब कि अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति तो मिल गई थी जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में वो आए नहीं क्योंकि औरंगजेब बहुत ही कट्टरपंथी शासक था। लेकिन फर्रुखसियस जो कि मुगल उत्तरवर्ती शासक था उसके शासनकाल में और अंग्रेज जो है उनके पास आए, उसने एक शाही फरमान जारी किया जिसके माध्यम से कि उन्हें व्यापार करने के लिए अपनी कंपनी स्थापित की। और कहाँ पे की? बंगाल में की। कहाँ की? निःशुल्क, वो भी बिना किसी कर के, उनसे कोई भी कर नहीं लिया गया, निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये भी बहुत बड़ी गलती थी, उनको निःशुल्क, उनसे या तो कर, मतलब ये बहुत बड़ी गलती हुई जिससे कि अंग्रेज़ों को भारत में आगमन की अनुमतियाँ मिली, जिससे कि उन्होंने भारत को या भारत के लोगों को शोषण बहुत ज़्यादा किया, जिससे कि आज हम जब इतिहास से पढ़ते हैं तो आज भी हमें जो है बहुत निंदा होती है कि कोई और किसी और देश के लोग हमारे देश पर शासन कर गए और यहाँ की जो जनता है उनके ऊपर राज किया, उनके साथ में जो है शोषण किया। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके, इसके बाद में बात कर रहे हैं इसी को फर्रुखसियस द्वारा जो फरमान जारी किया गया था, इसी को ही क्या कहते हैं? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कंपनी का मैग्ना कार्टा कब हुआ था? तो 1717 में होता है। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फर्रुखसियस के मध्य हुआ था, जिसमें कि फर्रुखसियस ने एक शाही फरमान जारी किया था जिसके माध्यम से उन्हें निःशुल्क व्यापार का केंद्र स्थापित करने की अनुमति यानी कि छूट मिल गई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी से कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके हर डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो है आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से रेडी कीजिए और इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी क्वालिटी में आपको डिस्टेंस दिखाई देता होगा तो बिल्कुल उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो आप जो है बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और अपनी सपनों की उड़ान भरिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। भाई पढ़ने का समय है, बिल्कुल आप पढ़िए, क्योंकि आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? आपका जो समय है वो पढ़ने का है। आप एक भारत के नागरिक हैं तो बिल्कुल आप भारत के संविधान को जानिए, भारत की शासनकर्ता जमात को जानिए और भारत के जो है जनमत को, भारत की जो जनमत है, भारत की जो जनता है, उनको क्या क्या अधिकार भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन सभी के बारे में भी आप जानिए। ठीक है, इसी के साथ में मैं देवकरण चौहान आपसे विदाई लेता हूं। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों।